जवाब देना पड़ेगा। आप लापरवाह ना हो, पीछे को हो जाएं और बैठे, पीछे को होते रहे और बैठे। एक एक आदमी हमारी जिम्मेदारी पे, हमारी भी तो अधिकार छिन जाते जब तक तुम लापरवाह रहते हो। अपनी जगह से उठो मत। अगर आप अपनी जगह से उठोगे तो अव्यवस्था हो। मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया, शासन सत्ता में हैं, जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर हैं, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की। भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही है। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पे अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा, जो मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये के बराबर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की। और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा। होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे। समाज में भाई अपने विरोधियों, बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी, फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था।
अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग जुल्म जाता हूं। जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो, अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ की तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार यह भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी? क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी? सरकार बताएगी है कि कल जो सरकार सत्ता में आएगी वो किसी भी अन्य जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको शामिल करके आपके और सर छोटू राम को अपना आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है। मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में से भी उनके लिए मांग करता हूं। उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को SC ST। आज हम लोग एक और मांग भी उठाते हैं कि करना चाहिए, बताओ करना चाहिए, बताओ कि हमने अपने आंदोलन को बदलाव कर लिया। अगली बार अधिवेशन तो इस बार एक देख के लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल के आया। मैंने कुछ नोट तो उठाकर भी रखे हैं, कुछ नोट अपने पास। जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे लिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे जिन्होंने हम लोगों पे भरोसा किया। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे पे था 4 जगह पे मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राजकाज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा। चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे कागजों की हो, कैसी भी माला हो। अब जब मैं यहां जाता हूं प्रदेश भर में तो माला लेके स्वागत करते हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि मैं माला नहीं पहनता हूं। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोग भी माला लेके आते थे। मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूं, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए के बाद भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं खत्म होगी। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं। वो दिन भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे जीता हो, जो हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों की विचारधारा पे, कि ये अगर इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी क्यों बनानी पड़ती? अगर ये दल इतने, वो भी चैन से बैठ के सो जाते, वो भी नींद ले लेते, वो भी अच्छा भोजन प्राप्त कर लेते। इन्हीं दलों ने बाबा साहब अम्बेडकर, तो उन्होंने भी निराश होकर अपना दल बनाया। और आज जो हम लोगों ने किया, ये हमने
बाबा साहब अम्बेडकर से, मान्यवर काशीराम साहब से सीख के किया कि जब हम अपने पुराने दल को कहते रहे उनको खुद तो लड़ना नहीं है, वो भाजपा कांग्रेस से लड़ने की बजाय हमारे लोगों पे हमलावर होते रहे, तब फिर हमने भी अपना दल बनाया और हमने 4 साल में अपना बल भी देश की जनता को दिखाने का काम किया है। ये बात इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई करने पे आ जाए, यानी कि मान्यवर काशीराम साहब जैसे कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो अगर कोई करने पे आ जाए और उनके पास ऐसे नेता हो तो मंजिल दूर नहीं है। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कुछ वोट से हार गए। सम्मानित साथियों, राजस्थान में तो 3-3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सरकारें चलेंगी तो आपकी चाबी से, आपकी ताकत से, वरना सरकारें नहीं चलेंगी। अब हरियाणा की बारी है मेरे लोगों। इस पे मंच पे बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी पैसे वाले नहीं। देश में इज्जत की जिंदगी का नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनपे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखना। आज जिस तरह से किसान परेशान हैं, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पाई सत्ता में बैठ के, जिस तरह से न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, कोई 250 देता है, कोई 400 देता है, 250-300 मांगने पे भी मारता है। मेरा ये मानना है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए अंतिम व्यक्ति के लिए भी। 700 रुपए एक ऐसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का जीवन ईमानदार से अच्छी तरह से जी सकता है। ये जो टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। जब हम ये कानून बना देंगे कि चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से हम लोग दोस्त दुश्मन को भी नहीं जानते। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जब हम पे राज कहा जाएगा तो हम लोग जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी कायाकल्प कर देंगे, और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानूगो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलाज की कमी के कारण गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा, और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुल्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया, और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी अभी फरुखाबाद में 2 बच्चियों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया।
और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाओगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद फानन में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय तो दूर की बात है, ये दल आपको जिनकी सरकारें हैं दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूं जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देके लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान, मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाले समय बनेगा। इस बात को आप याद रखना। अब हम पे 3 लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से, सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पे हिंसा रुके, ये हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। हम अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ ऐसे। हम इस देश में राजकाज के लिए तैयार हैं। जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है, ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज भाई बैठे हैं, किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित है, वचनबद्ध हैं। मौका आने दीजिए, यहां का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं, हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं गारंटी देता हूं, आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को, उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में, जब हमारे हाथ में ताकत आए। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराएंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से
अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मेरी इस बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर बीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूं, कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो धार्मिक है, कोई इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो बात इस देश के तथाकथित स्वर्ण जातीय के लोग हमारे लोगों के खिलाफ कहते थे, जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जब आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग इनके लिए कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पे खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांटकर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों पे ना करे। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे, इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं का, सम्मानित साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।